जी बच्चे, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, एस वन। और इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर, नॉट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है सीए इंटरमीडिएट, नए कोर्स और पुराने कोर्स दोनों के अंदर ग्रुप वन में, सीएमए इंटर में, ओल्ड कोर्स सीए फाइनल में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। बहुत पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ थ्योरी ही आया करता था, लेकिन 1-2 साल से इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंटरमीडिएट में आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया है। फाइनल के ओल्ड कोर्स में तो अभी भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, लेकिन न्यू कोर्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। इसके काउंटर का जो इंडियन स्टैंडर्ड काउंटर पार्ट है, इंडेस वन यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, वो उधर एप्लीकेबल है। हम अपना डिस्कशन फोकस करेंगे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन पे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सबसे पहला स्टैंडर्ड है ये, छोटा सा है लेकिन काफ़ी काम का है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस स्टैंडर्ड के अंदर जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वह बाकी हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक तरीके से हम कह सकते हैं बेस है। तो उस बेस को समझने की कोशिश करेंगे और स्टैंडर्ड के लिटरेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉइंट नंबर 1। स्टैंडर्ड को 2 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है इसका फंडामेंटल अकाउंटिंग इजम्पशन और दूसरा हिस्सा है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो नंबर 1 है हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग इजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस 3 हैं और ये आप पहले से जानते हैं, आपने नाम सुना होगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है हमारे पास नंबर 1 गोइंग कंसर्न, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 3 एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। हम तीनों एजम्पशंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज। गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है और एक्रूवल क्या है। ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न
गोइंग कंसर्न को डिफाइन करते हैं और उस डेफिनेशन का इंप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं गोइंग कंसर्न के मीनिंग पे। मीनिंग, रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो कंपनी अकाउंट बना रही है, जो एंटिटी अकाउंट बना रही है, रिपोर्टिंग एंटिटी इज एज्यूम्ड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर and there is neither intention nor necessity to materially curtail the operation of business. ये स्टैंडर्ड कहता है कि गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जिस एंटिटी का आप अकाउंट बना रहे हैं वो एंटिटी फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहेगी और नाइदर इंटेंशन, ना कोई इंटेंशन है, नॉर नेसेसिटी, ना ही जरूरी है, टू मटीरियली करटेल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ना आप बिजनेस को बंद करेंगे ऐसी कोई जरूरी है और ना ही ऐसी कोई मजबूरी है। मतलब ऑडिटर जब अकाउंट फाइनल करेगा तो ऑडिटर को ये ज्यूम करके चलना है कि वो बिजनेस को गोइंग कंसर्न ज्यूम करे, मतलब ये मान के चले कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगी और बिजनेस को बंद करने का कोई इंटेंशन दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं इसके ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ असेसमेंट लिखा रहा हूं और इसका नाम लिख रहे हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे? सिचुएशन ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्स, जजमेंट, सिचुएशन ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्स एंड जजमेंट। जब ऑडिटर अकाउंट बनाने गया तो क्या क्या सिचुएशन ऑब्जर्व करता है, ध्यान देना। उसने पहले ऑब्जर्व किया नेगेटिव नेटवर्थ, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की नेगेटिव हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई नेगेटिव। नेगेटिव नेटवर्थ का मतलब नेगेटिव कैपिटल एम्प्लॉयड,
मतलब जब आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे थे तो आपको पता लगा कि उस कंपनी की जो नेटवर्थ है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो नेगेटिव है, और जब आपको ये पता लगा तो यहां पे रिमार्क्स नोट करना पड़ेगा, और वो रिमार्क्स होगा गोइंग कंसर्न इन डाउट। गोइंग कंसर्न इन डाउट मतलब गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क लग गया, गोइंग कंसर्न डाउट में चल रहा है। और अगर गोइंग कंसर्न डाउट में चल रहा है तो ऑडिटर को अपने डिसीजन को अकॉर्डिंगली फ्रेम करना चाहिए। मतलब ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न, ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न ऑफ एंटिटी। ऑडिटर को एंटिटी के गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैपिटल यानी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो गई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको कि ऐसा होते ही एक ऑडिटर ओपिनियन फ्रेम कर दे कि कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं ये गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं। और अगर ये डाउट आपको नजर आए तो आप ये मान के चलेंगे कि गोइंग कंसर्न डाउट में है। जैसे किसी कंपनी की करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से, इसका मतलब गोइंग कंसर्न डाउट में। गोइंग कंसर्न इन डाउट। मेन पॉइंट बच्चे, हमारे पास स्टैंडर्ड के डेफिनेशन को पढ़ना और रटना नहीं है, मेन पॉइंट है उसका एप्लीकेशन समझना। आप एप्लीकेशन समझ रहे हैं तो ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न, यानी ऑडिटर को यहां भी गोइंग कंसर्न एसेस करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव नेटवर्थ है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि वाकई कंपनी फ्यूचर में चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो जैसे डेट इक्विटी रेशियो, आपने नाम सुना होगा, जैसे करेंट रेशियो। अगर ये सब रेशियो आपका नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न डाउट में। गोइंग कंसर्न इज इन डाउट। और अगर गोइंग कंसर्न डाउट में है तो ऑडिटर को अकॉर्डिंगली एसेस करना पड़ेगा। ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न। ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न। ऑडिटर को गोइंग कंसर्न पे असेसमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 रेशियो नेगेटिव हो गया और आपने लिख दिया कि कंपनी तो गई जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसे इंडिकेटर्स हों तो गोइंग कंसर्न वैलिड है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, और अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो आपको उसकी असेसमेंट करनी चाहिए। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज
सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, अगर कहीं पे काफी ज्यादा ऑपरेटिंग लॉस आ गया है तब भी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न डाउट में है, गोइंग कंसर्न इज इन डाउट। और अगर गोइंग कंसर्न डाउट में है, ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न। ऑडिटर को गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी पड़ेगी। मतलब ये बिल्कुल आप ना समझ बैठे कि ऐसा होने से कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि कहीं कंपनी गई तो नहीं। नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव हो गया। अगर ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव हो गया तो गोइंग कंसर्न इन डाउट, गोइंग कंसर्न इज इन डाउट, फिर गोइंग कंसर्न डाउट में। और अगर गोइंग कंसर्न डाउट में है तो ऑडिटर शुड एसेस, ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न। मतलब ये वो पॉइंट है जो खतरे की निशानी है। इन पॉइंट्स को देख करके आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वाकई कंपनी फ्यूचर में चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब अगर किसी कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में आपको इस तरीके की कोई चीज नजर आए तो आपको सावधान रहना पड़ेगा और यह पता लगाना पड़ेगा कि वाकई कहीं कंपनी बंद तो नहीं होने वाली। तो मैंने इसमें कई पॉइंट्स लिखाए, अब 2-4 और भी पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि आपको एक ब्रॉड लेवल पे गोइंग कंसर्न के डेफिनेशन का एप्लीकेशन पता लग जाए। तो यहां से अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोस्त, वो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड। यानी कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया। अगर कंपनी डिविडेंड देना बंद कर चुकी है तो मान के चलो यहां भी गोइंग कंसर्न डाउट में है और यहां भी ऑडिटर को, ऊपर वाले पॉइंट को रिपीट करेंगे, यहां भी ऑडिटर को अपने ओपिनियन को फ्रेम करना पड़ेगा कि वो क्या करे। क्या ये बता दे कि कंपनी चलेगी या और जज करे कि कहीं कंपनी बंद तो नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट। मतलब लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट। अगर लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए तब भी मान के चलना कि गोइंग कंसर्न डाउट में। वैसे आजकल तो सरकार ने रिक्वायर कर रखा है ऑडिटर को कि अगर कोई कंपनी लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो उस डिफॉल्ट को रिपोर्ट करना, अलग से बताना। लेकिन AS1 कहता है अगर ऐसा हुआ तो इससे गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा कई कंपनियां लोन का डिफॉल्ट कर चुकी हैं, किंगफिशर एयरलाइंस है, मोदी की कंपनी है, नीरव मोदी की, इस तरीके से। तो ये अगर आप लगातार लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करोगे तो उससे भी गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि गोइंग कंसर्न वाकई वैलिड है
या गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। मतलब अगर किसी भी तरीके का कोई पॉइंट ऑडिट के इन्वेस्टिगेशन में आपको पता लगता है जो नॉर्मल बिजनेस का साइन नहीं है, जो एबनॉर्मल सिचुएशन को इंडिकेट करता है, तो आपको उस टाइम ये ओपिनियन फ्रेम करना पड़ेगा कि कंपनी की गोइंग कंसर्न रहेगी या कंपनी की गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, मतलब गोइंग कंसर्न बंद होने वाली है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन गोइंग कंसर्न का कितना इंपॉर्टेंस है, ये बात अब इस डिस्कशन से आपको पता लगी होगी। बी पे हम चल रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। बी पॉइंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कहता है कि जो पॉलिसीज आप फॉलो करोगे उस पॉलिसीज को बदलोगे नहीं। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर आप पॉलिसीज को बदल सकते हैं अगर लॉ की रिक्वायरमेंट हो, अदर किसी एज की रिक्वायरमेंट हो, या पॉलिसी बदल देने से कोई आपको अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट नजर आए। बट इन जनरल स्टैंडर्ड कहता है कि जो पॉलिसी एक बार फॉलो कर लिया उस पॉलिसी को चेंज ना करें, कंसिस्टेंटली वन पीरियड टू अनदर पीरियड फॉलो करते रहें। मतलब अब अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है वो अभी आप दूसरे हेड में पढ़ पाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी वंस फॉलोड, अकाउंटिंग पॉलिसी वंस फॉलोड shall be applied consistently from one period to another period। वन पीरियड टू अनदर पीरियड, एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करेंगे वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम में बना दूं, दो 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, यहां पे आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया। एक अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किया। अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने यहां पे सिलेक्ट किया टू वैल्यू इन्वेंट्री एट फीफो, टू वैल्यू इन्वेंट्री एट फीफो। यहां पे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है जिसमें यह लिखा है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप फीफो मेथड पे करेंगे, फीफो बेसिस पे करेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप ये पॉलिसी यहां भी कंटिन्यू रखो, चेंज मत करो, इसी को यहां कंटिन्यू करो, इसी पॉलिसी को बच्चे यहां भी कंटिन्यू करो, और इसी पॉलिसी को यहां भी कंटिन्यू करो। यानी सेम पॉलिसी कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, कंटिन्यू,
कंटिन्यू। और फ्यूचर में भी यही पॉलिसी कंटिन्यू करते रहना, बदलना मत। कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर में भी आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, बदलेंगे नहीं, ये AS1 कहता है। वैसे हमारे पास AS5 है, AS5 के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी बदली जा सकती है। हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसी can be changed under AS5 in following cases। इन केसेज में आप AS5 के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं। और ये कौन कौन से केसेज हैं, ध्यान देना। रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, change result into more fair presentation। more fair presentation यानी चेंज की वजह से आपका प्रेजेंटेशन और इंप्रूव कर गया। जनरल केस में अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का अधिकार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नहीं देता, लेकिन कुछ सिचुएशन में, जैसे ये 3 सिचुएशन आपने नोट किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है कि आप चाहो तो इन केसेज में अपनी पॉलिसीज बदल सकते हो। वैसे पॉलिसीज कैसे बदली जाती हैं और उसका इंपैक्ट क्या होता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं यहां पे एक चीज आपको कंफर्म कर दूं दोस्त, कि हमारे पास जो यहां पे जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल पाओगे। लेकिन अगर आप चाहो तो AS5 के हिसाब से कुछ कंडीशंस में अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव ला सकते हो। अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव कैसे होगी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का हिस्सा है। मैं ये वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रहा हूं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का भी वीडियो आगे आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आप इसको पढ़ के ये समझ सकते हैं, जैसा मुझे लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते थे और एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो अब जमाना आ गया, जैसे चेंजेज हो रहे हैं, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको एप्लीकेशन की क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इसे, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी कई ऐसे वीडियो का बेनिफिट ले पाएं। तो हमारे पास कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल के बाद अगला पॉइंट आता है, वो है एक्रूअल का कॉन्सेप्ट। मतलब कंपनी अपने अकाउंट को कैश बेसिस पे प्रिपेयर नहीं कर सकती, कंपनी को एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेज, इनकम एंड एक्सपेंसेज
shall be accounted, shall be accounted, income and expenses shall be accounted as and when, as and when occurred and not when actual cash is paid, actual cash is received or paid। मतलब आपको इनकम और एक्सपेंस तब अकाउंट करना है जब उसकी अकरेंस होगी। कैश पेमेंट होगा या कैश पेमेंट नहीं होगा, या कब मिलेगा कब जाएगा कैश, ये अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उससे हिट हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट उससे हिट नहीं करेगा। मतलब आपको खर्चे और इनकम को हमेशा एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करनी होगी। अगर मैं इसका एप्लीकेशन ले लूं तो यहां पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन दो 2015, 2016, 2016, 2017 क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 4 लाख। क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 4 लाख, और हमें इसका पेमेंट करना है अगले साल। पेमेंट इसका यह मतलब नहीं होगा कि चूंकि आप कैश इस साल पेमेंट नहीं कर रहे इसलिए आप परचेज को इस साल अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। परचेज आपको इसी साल अकाउंट करना पड़ेगा और एक्रूअल बेसिस पे जर्नल एंट्री लगानी होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 4 लाख रुपए। मतलब एंट्री एक्रूअल बेसिस पे चलती है, एंट्री को कैश बेसिस पे नहीं करना। हां, आप पेड अगले साल करोगे तो यहां एंट्री जरूर लगाओगे, क्रेडिटर डेबिट 4 लाख टू कैश 4 लाख, क्रेडिटर डेबिट 4 लाख टू कैश 4 लाख। और अब कुछ और भी बातें। अब एक कंपनी का हाइपोथेटिकल सा केस लेते हैं। एक कंपनी क्या करती है दोस्त, लोन लेती है दूसरी कंपनी से। एग्जाम्पल को साथ साथ ही देख लेते हैं। ए लिमिटेड है, और ए लिमिटेड ने लोन लिया। लोन टेकन, लोन टेकन, लोन ले लिया ए लिमिटेड से। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से लोन लिया और लोन की डेट है 1 अप्रैल 2017 और रीपेमेंट गारंटी किया था
रीपेमेंट की गारंटी दिया है, रीपेमेंट 30 सितंबर 2017 को। बी लिमिटेड से ए लिमिटेड लोन लेती है 1 अप्रैल 2017 को और 30 सितंबर 17 को लौटाने का वादा करती है। जो लोन लिया था इस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ए लिमिटेड ने जो इंटरेस्ट रेट एग्री किए हैं वो इंटरेस्ट रेट इस तरीके से हैं। लोन का अमाउंट था 10 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था 10%। रीपेमेंट डेट पे कंपनी डिफॉल्ट में चली जाती है, यानी लोन रीपे नहीं कर पाती है। ऑन रीपेमेंट डेट कंपनी कर देती है ए लिमिटेड डिफॉल्टेड इन पेमेंट। ए लिमिटेड पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाती है टिल 31 मार्च 18 पेमेंट इज नॉट मेड, और 31 मार्च 18 तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। ये तो दोस्त एक सिचुएशन हो गया। आप बोलेंगे इसका क्या समझाना चाहते हो, अभी बता रहा हूं। लोन लिया 10 लाख रुपए का 10% के रेट पे 30 सितंबर 2017 को वापस करना था और 31 मार्च तक कंपनी वापस नहीं कर पाई लोन। अब क्या हो रहा है, ए लिमिटेड कहती क्या है वो देखना। ए लिमिटेड ने पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट, ए लिमिटेड ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट 10 लाख इंटू में 10% इंटू में 6/12, 10 लाख इंटू में 10% इंटू में 6/12, 50,000 रुपए इंटरेस्ट बुक करती है और कहती है कि ये इंटरेस्ट जो हमने बुक किया वो बुक किया है बच्चे 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर 17, 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर 17। ऑडिटर ने पूछा लेकिन आपने लोन का रीपेमेंट तो किया नहीं, तो आप बाकी 6 महीने का भी ब्याज बुक करो। कंपनी बाकी 6 महीने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रही है देखना। 1 अक्टूबर 17 से लेकर के 31 मार्च 18 तक के लिए कंपनी कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है, नॉट एग्रीड, इसलिए नो अकाउंटिंग इज नीडेड, नो अकाउंटिंग इज नीडेड। कंपनी कह रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड ही नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब कंपनी क्या ग्राउंड देती है कि हमने तो 30 सितंबर तक का ही रेट एग्री किया था 10% और उस तक का खर्चा दे दिया, उसके बाद हम डिफॉल्ट कर गए, अभी तक हमने कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया कि कितना पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के इंटरेस्ट के एक्रूवल की एंट्री हम नहीं करेंगे, ऐसा कंपनी कहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट एक्रूवल बेसिस पे 6 महीने का रिकॉग्नाइज होगा या नहीं होगा। AS1 के हिसाब से एक क्वेश्चन भी आया था, पहले तो फाइनल में आया था, फिर इंटर में भी आ गया अभी 2 अटेम्प्ट पहले। तो अब सवाल ये है कि क्या कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट जो कह रही है नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, वो एक्रूवल के अगेंस्ट है या नहीं है। तो अब देखिए यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा।
conclusion. Entity should assess rate of interest and must provide interest expense of 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2018। आप रेट का असेसमेंट करो खुद से और इंटरेस्ट का खर्चा बुक करो, यही एक्रूवल कहता है। आप बोलेंगे सर कैसे असेस करें? देखो दोस्त, अगर नहीं भी असेस कर पाओगे तो 10% तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि 10% तो ओरिजिनल ही था। रेट इससे बढ़ेगा ही, घटने का तो चांस नहीं उठता, क्योंकि आपने एक बार डिफॉल्ट किया है तो रेट बढ़ना ही है, रेट नहीं घटेगा। तो अगर आप आइडेंटिफाई क्लियरली ना भी कर पाओ कि कितना एक्चुअल में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तब भी यह ध्यान रखना कि आपको 10% के हिसाब से कम इंटरेस्ट के एक्रूवल की एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि 10% से कम तो बी लिमिटेड किसी कंडीशन में नहीं लेगी। डिफॉल्ट से पहले उसका रेट 10% चल रहा था, डिफॉल्ट के बाद रेट बढ़ेगा ही, रेट घटने के कोई चांस नहीं है। तो अगर आपके पास खर्चे एग्रीड नहीं है, काम बेनिफिट्स आपने ले लिए हैं, तो आप इस ग्राउंड पे एक्रूवल से नहीं बच सकते कि खर्चे एग्रीड नहीं है इसलिए हम एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री तो आपको करनी ही होगी। अगर आपको खर्चे का एग्रीमेंट नहीं पता तो आप खर्चे की एस्टिमेशन करो और एंट्री जरूर डालो। जैसे इस केस में 30 सितंबर तक का ब्याज आपको पता है तो वो एक्चुअल बेसिस पे लो, और बाद के 6 महीने का नहीं पता तो एस्टिमेटेड बेसिस पे लो। अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10% तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम होने के कोई चांस नहीं है। मतलब एक्रूवल का मतलब यह है कि जो भी खर्चा और इनकम है, चाहे एग्रीड हो या एग्रीड ना हो, अगर आपने उसका बेनिफिट कंज्यूम किया तो आपको उसको खर्चे और इनकम में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यह था दोस्त हमारे पास एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के यही 3 कॉन्सेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब क्लियर से डेफिनेशन और एप्लीकेशन दोनों समझ आ गई होगी। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये क्वेश्चन में भी पेपर में पहले आ चुका है। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बाद हमारे पास अगला पॉइंट आएगा नेक्स्ट सेकंड, जिसका नाम है सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा, उसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज। किसे कहेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज? सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी एक बार समरी डायग्राम बनाते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर AS1 में 2 बड़ी बातें हैं। एक का नाम है मीनिंग, और दूसरे का नाम है सिलेक्शन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 बेस हैं, बेसेज।
एक बेस का नाम है, एक बेस का नाम है हमारे पास में प्राइमरी कंसिडरेशन, और दूसरे बेस का नाम है सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी कंसिडरेशन। Selection of accounting policy, meaning of accounting policy. B. Meaning of accounting policy. अकाउंटिंग पॉलिसी कहते किसे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है, जो स्टैंडर्ड में डेफिनेशन दे रखा है, स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक accounting principles and method of applying those principles in preparation and presentation of financial statements. Accounting policies are specific accounting principles. Specific accounting principles. And method of applying those principles. Method of applying those principles in preparation and presentation of financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में और प्रेजेंटेशन में आप बड़े सारे ऑल्टरनेटिव में से अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसे अकाउंटिंग पॉलिसी कहेंगे। इस डेफिनेशन का एप्लीकेशन कैसे होगा, एक बार इस डेफिनेशन का एप्लीकेशन भी आपको समझा देते हैं, ध्यान देना। ये हो गया डेफिनेशन, अब करा रहे हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन। Application of definition. Application of definition. Situation. Alternatives. अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया, सिलेक्शन किया, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन का इशू है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के अंदर जितने आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से जिसका सिलेक्शन करते हैं उसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी।
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हमारे पास टेक्निक है दोस्त, हमारे पास टेक्निक है। हम फीफो फॉलो कर सकते हैं, हम चाहे तो वेटेड एवरेज फॉलो कर सकते हैं, हम चाहे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और भी मेथड्स अवेलेबल हैं। इसमें से मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैंने फीफो फॉलो कर लिया, तो मेरे लिए फीफो बन गई पॉलिसी। मतलब मैं इन मेथड्स में से कोई भी मेथड्स ले सकता था, लेकिन मैंने फीफो लिया, इसलिए मेरे लिए फीफो पॉलिसी बन गई। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हमारे पास दो मेथड प्रिस्क्राइब्ड है। हम कॉस्ट मॉडल पे चल सकते हैं, हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल सकते हैं। हमने इसमें से फॉलो कर लिया रिवैल्यूएशन मॉडल, हमने फॉलो कर लिया बच्चे रिवैल्यूएशन मॉडल, तो हमारे लिए रिवैल्यूएशन मॉडल बन गई पॉलिसी। मतलब जो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से जो भी ऑल्टरनेटिव्स आप फॉलो करते हैं वो आपके लिए पॉलिसी बनेगी। और स्टैंडर्ड कहता है जो भी आप पॉलिसी फॉलो करोगे उसको आप कंसिस्टेंटली चलाते रहोगे, मतलब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम है, AS 11 की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, हमारे पास दो चॉइस है। मैं इसे PL में ले जाऊं या मैं इसे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालूं, AS 11 में आ जाएगा ये। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालूं या फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालूं, ये मेरी मर्जी है। और मैंने इसमें से FCMI यानी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ये पॉलिसी बना दिया, ये पॉलिसी बना दिया। तो मेरे लिए जो पॉलिसी कंटिन्यूड होगी वो होगी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट वाली। मतलब आपको इस एप्लीकेशन से ये समझ आ गया होगा कि जिस एरिया में एक से ज्यादा अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन एरिया में हमारे पास चॉइस होता है कि हम जो भी मेथड चाहें हम वो मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है दोस्त हमारे पास हाउ टू सेलेक्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट डेफिनेशन। अब ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, और वो सवाल आएगा सर मैं अपनी मर्जी से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर लूं, मतलब मैं फीफो कर रहा हूं, किसी को मर्जी हो स्टैंडर्ड कॉस्ट ले ले, यहां पे कॉस्ट मॉडल ले ले, किसी को मर्जी हो रिवैल्यूएशन मॉडल ले ले, या इसके ऊपर भी कोई गाइडलाइंस है। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना, जब आपके पास बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आप कोई एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे तो क्या उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइंस है या अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो दोस्त ये बात मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करते टाइम हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक का नाम है प्राइमरी कंसिडरेशन और दूसरे का नाम है सेकेंडरी कंसिडरेशन। तो मैं जो अब बात करने जा रहा हूं वो अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेलेक्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर का डिबेट शुरू कर रहे हैं। मतलब ये जो फीफो ले लिया, रिवैल्यूएशन ले लिया, पहले तो आपको पढ़ते टाइम आसान लगा होगा कि 10-20 मेथड है जो मर्जी उठा लो, ऐसा नहीं है। जब हम किसी ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे तो उसके भी बेसिस होते हैं।
जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कैसे हम अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करें, तो हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर बी, हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, कैसे सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, अब उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन का, उसका नाम है हमारे पास प्राइमरी कंसिडरेशन ट्रू एंड फेयर। नंबर 1, प्राइमरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन है ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर मतलब आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो पॉलिसी आप सेलेक्ट करने जा रहे हो वो अकाउंट का सबसे बेटर प्रेजेंटेशन दिखाएगा। मतलब ट्रू एंड फेयर shall be the primary focus for selection of accounting policy। अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन के लिए ट्रू और फेयर प्राइमरी फोकस है। मतलब ट्रू और फेयर से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले ट्रू फेयर का ध्यान देना है, उसके बाद किसी और चीज का ध्यान देना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और उसके 4 रिटेल स्टोर हैं, 4 रिटेल चेन हैं। रिटेल ए, रिटेल बी, रिटेल सी, रिटेल डी। 4 रिटेल चेन है इसके पास, 4 रिटेल चेन है। और हर रिटेल चेन पे आप जो गुड्स भेजते हैं वो कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%। अब यहां पे जो स्टॉक है वो 1 लाख रुपए का है। यहां पे जो स्टॉक है वो 4 लाख रुपए का है। यहां पे जो स्टॉक है वो 6 लाख रुपए का है। और यहां पे जो स्टॉक है वो 4 लाख रुपए का है। यानी रिटेल आउटलेट के टोटल चेन का टोटल स्टॉक ये बच्चे हमारे पास 15 लाख। 15 लाख मतलब आपके पास में 4 रिटेल हैं, आप हर रिटेल को अपने गुड्स को भेजते हैं कॉस्ट प्लस 20% पे। ईयर एंड में रिटेल पे जो स्टॉक निकला वो 15 लाख निकला। अब कंपनी क्या कह रही है देखना,
company want to apply FIFO method for stock valuation. Evaluate. कंपनी फीफो मेथड लगाना चाहती है, आपको कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए। अब कैसे करोगे इवेल्युएशन देखना। आपके पास 4 रिटेल शॉप है, आपने चारों को गुड्स भेज दिया, कॉस्ट प्लस 20%, सब में यूनिफॉर्म मार्जिन है, यानी मार्जिन कहीं भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और कंपनी चाहती है फीफो मेथड। अब देखना फीफो मेथड लगा करके ट्रू और फेयर में क्या डिफिकल्टी आएगी। अगर मैं फीफो लगाऊंगा, यानी जजमेंट कर रहा हूं, अब एप्लीकेशन ऑफ फीफो does not provide true and fair view, because identification of item by item in retail chain is not possible. मतलब आपका जो रिटेल चल रहा है वो अलग अलग जगहों पे है। अब आप कैसे जाकर के वहां पे पता लगाने की कोशिश करोगे कौन आइटम कब बिका, कब का पता हुआ है, कब का नहीं पता हुआ है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ऐसे केस में ट्रू और फेयर व्यू क्या कहते हैं, ट्रू एंड फेयर सजेस्ट एप्लीकेशन ऑफ रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ऐसे केस में ट्रू और फेयर व्यू से आप रिटेल इन्वेंट्री मेथड को यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब आपको रिटेल इन्वेंट्री मेथड यूज करना चाहिए। कैसे कि हमारे पास स्टॉक एट रिटेल चेन ये बन गया बच्चे 15 लाख, और इन सब चेन में 20% का मार्जिन एडेड है, तो लेस ग्रॉस मार्जिन एट द रेट 20%, 15 लाख में से 3 लाख घटा दो तो ये आपका बन गया 12 लाख। ये आपका बन गया 12 लाख। मतलब इस केस में फीफो मेथड गलत रिजल्ट दे जाएगा, क्योंकि रिटेल आउटलेट पे जाकर के ये पता लगाना कि कब का कितना स्टॉक बचा हुआ है ये बहुत डिफिकल्ट है और जरूरी भी नहीं है। हमें तो पता है कि हमने हर रिटेल को 20% प्रॉफिट जोड़ के भेजा है, तो रिटेल से जितना हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशन इतने का स्टॉक है उसमें 20% प्रॉफिट है, वो घटा दो, बाकी स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। इतने झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है। तो आप जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि ट्रू और फेयर पिक्चर कभी भी वायलेट ना हो। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में किसी ऐसी पॉलिसी का सिलेक्शन ना कर डालें जो आपके सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से मैच नहीं करता। जैसे इस एग्जांपल में फीफो मेथड मैच नहीं करता, यहाँ पे रिटेल इन्वेंट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड। एज 2 में आप आगे पढ़ पाएंगे रिटेल इन्वेंट्री मेथड क्या है और उसका अकाउंटिंग, उसका सिलेक्शन कैसे होता है। वैसे अकाउंटिंग मैंने सिखाई दिया। रिटेल इन्वेंट्री का मतलब होता है जितना स्टॉक आपके पास है उसमें से मार्जिन घटा दो, बाकी स्टॉक की कॉस्ट आ गई। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आप रिटेल इन्वेंट्री के बारे में और फीफो के बारे में डिटेल कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास प्राइमरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन ये कहता है कि ट्रू और फेयर व्यू को हमेशा ध्यान रखना है। आप ट्रू और फेयर व्यू को कभी भी हटा नहीं सकते।
प्राइमरी फोकस में ट्रू फेयर है और सेकेंडरी फोकस में क्या है वो देखना, सेकेंडरी कंसिडरेशन। सेकेंडरी कंसिडरेशन सेकेंडरी कंसिडरेशन सेकेंडरी कंसिडरेशन हमारे पास है बच्चे इस तरीके से। सेकेंडरी कंसिडरेशन में है प्रूडेंस, substance over form, materiality। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी। अब इन तीनों को भी वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा। प्रूडेंस मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में पहले तो आपको ध्यान रखना है ट्रू और फेयर का, और ट्रू फेयर को ध्यान में रखने के बाद आपको इन तीनों फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या कहता है? अगर अनसर्टिनिटी हो फ्यूचर की तो आप जो लॉसेज हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेना, लेकिन प्रॉफिट को नहीं रिकॉग्नाइज करना। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट यही कहता था। मतलब प्रोविजन shall be created, provision shall be created for uncertain, यानी provision shall be created for anticipated future losses but not for future profit। यानी अगर कोई नुकसान होने वाला हो लेकिन अभी उसमें अनसर्टेनिटी हो, भी क्लियर नहीं है, तो आप उसके लिए प्रोविजन बना दो। लेकिन अगर कोई फायदा होने वाले और क्लियर ना हो तो उसके लिए प्रोविजन मत बनाओ। ये प्रूडेंस कहता है। प्रूडेंस का जो ये वाला पॉइंट है वो इस तरीके से अचीव होएगा। मतलब फॉर एबव प्रोविजन टू बी कंप्लाइड, मतलब ये जो प्रोविजन है वो कंप्लाई हो, उसके लिए आपको करनी है चार बातें। डू नॉट ओवर स्टेट एसेट्स, एसेट्स को ओवर स्टेट मत करो, बढ़ाओ मत। डू नॉट अंडर स्टेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को घटाओ मत। डू नॉट अंडर स्टेट लॉसेज, लॉसेज को घटाओ मत। डू नॉट ओवर स्टेट, डू नॉट ओवर स्टेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को बढ़ाओ मत।
अगर आप ये 4 काम करोगे तो ये माना जाएगा कि प्रूडेंस की कंप्लायंस हुई। मतलब एसेट्स को बढ़ाना नहीं है, लायबिलिटीज को घटाना नहीं है, लॉसेज को घटाना नहीं है और प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं है। अगर मैं इस क्लॉज का आपको और पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बोलूं, किस चीज का ध्यान रखना है ज्यादा, कई बार प्रूडेंस को पढ़ के हम गलत इंप्लीकेशन कर जाते हैं। हमें लगता है कि जितना लॉस बनाना है बना डालो और जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसको छोड़ डालो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा उस चीज को ध्यान दीजिए। केयर शैल बी टेकन एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस के एप्लीकेशन के टाइम में आप केयर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। केयर शैल बी टेकन एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस, मतलब ज्यादा कंजर्वेटिव ना हो जाएं। जैसे डू नॉट क्रिएट liability for damage unless settlement is probable. Unless settlement is probable मतलब कोर्ट में केस चल रहा है और अभी आपके एडवोकेट ने कहा कि केस हारने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हम केस जीत जाएंगे। आपके ऊपर किसी ने केस कर रखा है डैमेज का, अगर आप हारोगे तो आपको पेमेंट करनी होगी, लेकिन आपके लीगल कंसल्टेंट ने कहा कि हारने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन आपने प्रूडेंस पर लिया, आप कह रहे हो प्रूडेंस तो कहता है लायबिलिटी को घटाना नहीं है, बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है, और आपको यह पता है कि आप केस जीत जाओगे, आपको पेमेंट नहीं करनी होगी, तब भी आपने प्रोविजन की एंट्री डाल दी, तो यह प्रूडेंस का एप्लीकेशन नहीं है। मतलब इसको पढ़ लेने का यह मतलब नहीं कि जहां मर्जी हो लॉस के, एक्सपेंसेज के और अपने आप प्रोविजन बनाते चले। अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है तभी प्रोविजन बनाओ, अदरवाइज कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, उससे अननेसेसरी प्रॉफिट घटता है। मतलब अगर प्रूडेंस का एप्लीकेशन करेंगे तो इस तरीके की कोई चीज नहीं करेंगे जिससे प्रॉफिट गलत तरीके से घट जाए। इट मीन्स एनी टाइप ऑफ provision and loss, provision for loss oblique liability shall not be accounted until outflow of benefit इज प्रोबेबल। आप तब तक किसी भी प्रोविजन फॉर लॉस की अकाउंटिंग नहीं करेंगे जब तक कि आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो। मतलब अनलेस अंटिल आउटफ्लो इज प्रोबेबल, मतलब अगर आउटफ्लो प्रोबेबल हो तभी आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंटीसिपेटेड लॉस और खर्चे लायबिलिटी के लिए एंट्री जरूर करें, लेकिन तब करें जब आपको लग रहा है कि आप हार जाएंगे केस, आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, और पता लगा इस तरीके की कोई चीज है ही नहीं और प्रूडेंस के एप्लीकेशन के चलते जबरदस्ती खर्चे की एंट्री डाल दिया, जबरदस्ती लायबिलिटी की एंट्री डाल दिया, तो ऐसा प्रूडेंस नहीं कहता। प्रूडेंस ये कहता है कि फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मोर देन 50% एस, 29 में डिटेल सीख पाएंगे। तो यहां पे अगर इस तरीके का सिचुएशन होगा
तो आप ऐसे सिचुएशन में जितने भी आपके पास में प्रोविजन है उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी तब तक जब तक कि आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो। 10% चांस है खर्चे होने का, नहीं बनाएंगे एंट्री। 20% चांस है, 30% है, 40% नहीं बनाएंगे। जब तक 50% के ऊपर ना हो जाए तब तक आप किसी भी तरीके के लॉस वगैरह की कोई एंट्री नहीं डालेंगे। इसको हम गलत यूज ऑफ प्रूडेंस कह देते हैं। तो आज से इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रूडेंस का ये मतलब नहीं है कि जहां मर्जी हो खर्चे और लॉस का प्रोविजन बनाते चलें। वो तभी बनाएंगे जब वो एस्टिमेटेड हो और उसका आउटफ्लो यानी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इस बात की प्रोबेबिलिटी हाई हो। अब प्रूडेंस के बाद आता है दोस्त हमारे पास सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सेकंड पॉइंट आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म सब्सटेंस ओवर फॉर्म सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब? आप जब भी अकाउंटिंग करें तो लॉ के बजाय सब्सटेंस को ध्यान में रखें। मतलब ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स are accounted on the basis of substance यानी रियलिटी ऑफ transaction and events and not on the basis of law। लॉ को बेस लेकर के अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग हमेशा रियलिटी के बेसिस पे होती है। हकीकत क्या है उसको ध्यान दो। कानून क्या कहता है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बहुत ज्यादा। इसका ये मतलब मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि कानून का वायलेशन करें, लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज हमेशा ट्रांजैक्शन के रियलिटी पे चलता है, क्योंकि कई बार जो कानून में दिखता है एक्चुअल में वो नहीं होता। इसलिए अकाउंट कहता है कि ट्रांसपेरेंसी अगर आपको करनी है तो आप रियलिटी पे चलो, कानून में क्या लिखा है उस पे मत चलो। अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं। वैसे ये भी एग्जाम्पल पेपर में आ चुका है। एग्जाम्पल दो 2015, 2016, 2016, 2017। बीस मार्च 2016, 20 मार्च 2016 को बिल्डिंग की कॉस्ट है 10 लाख। इसको सेल कर दिया सोल्ड एट ₹15 लाख। सोल्ड एट ₹15 लाख। लेकिन जो बिल्डिंग की रजिस्ट्री हुई परचेजर के नाम, मतलब बिल्डिंग सेल तो कर दिया, एग्रीमेंट बन गया, आज एग्रीड हो गया,
एग्रीड, बेच भी दिया, सब्सटेंस में आपने बिल्डिंग बेच दिया, लेकिन जो इसकी रजिस्ट्री होती है बिल्डिंग की, वो रजिस्ट्री हो रही है इस ईयर में 31 मई 2017 को। लीगल ट्रांसफर, मतलब बात आपको समझ आ गई होगी कि बिल्डिंग बेचने का एग्रीमेंट 20 मार्च को साइन हो गया, लेकिन 10 लाख की बिल्डिंग 15 लाख की बेच दी, यह भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन बिल्डिंग की रजिस्ट्री हुई है 31 मार्च 2017 को। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ट्रीटमेंट, कंपनी ने एक एंट्री डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे भी मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग। ₹15 लाख। कंपनी ने लॉ को मानते हुए कि चूंकि अभी बिल्डिंग की रजिस्ट्री नहीं हुई, इसलिए बिल्डिंग का मालिक फिलहाल कंपनी है, इसलिए कंपनी ने एक एंट्री डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग, और इस एडवांस को उसने कहा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा देंगे, लायबिलिटी इन या एट 31 मार्च 2016, ऐसा कंपनी ने कह दिया। अब जज, आपको जज करना है कि कंपनी ने सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बेसिस पे सही किया या गलत किया। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को चेक करो तो सब्सटेंस के हिसाब से तो बिल्डिंग 20 मार्च को बिक गई, और अगर बिल्डिंग 20 मार्च को बिक गई तो अकाउंट की रियलिटी के हिसाब से बिल्डिंग को बुक से 20 मार्च को ही हटा देना चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो कंपनी का आपके पास में ट्रीटमेंट आया है उसको आपको गलत बताना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी, ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी इज नॉट करेक्ट। आपको बिल्डिंग को सेल रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, यानी जो जर्नल करनी चाहिए वो इस तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट्स, सॉरी हाँ एंट्री पूरा ही करके दिखा देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट आपको करनी चाहिए थी 15 लाख, तो बिल्डिंग अकाउंट करनी चाहिए थी 10 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करनी चाहिए थी 5 लाख, और ये एंट्री होनी चाहिए 20 मार्च को ही। मतलब 20 मार्च को आपको अपनी बिल्डिंग के अपने बुक से हटा देना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस में अकाउंट के रियलिटी के अंदर ये बिल्डिंग बिक चुकी है, ये बिल्डिंग बची हुई नहीं है। आप बताएंगे सर ये तो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने तो पहले गलत एंट्री डाल दी है। चूंकि कंपनी ने पहले गलत एंट्री डाल दी है, इसलिए अब हमें रेक्टिफिकेशन की एंट्री करनी होगी, क्योंकि कंपनी ने पैसे को एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग में डाल दिया है, तो हमें अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होगी। कंपनी ने ये एंट्री कर दी, होनी एंट्री चाहिए थी, इसलिए अब आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, तभी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का कंप्लायंस कर पाएंगे। अब वो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी वो देखना। रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी बच्चे, एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग डेबिट, एडवांस्ड अगेंस्ट बिल्डिंग डेबिट
15 लाख टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। क्योंकि अकाउंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रजिस्ट्री कब होती है और रजिस्ट्री कब नहीं होती। अकाउंट रियल्टी पे चलता है और रियल्टी ये कह रहा है कि आपने बिल्डिंग बेच दी है। अब रजिस्ट्री आज हो या रजिस्ट्री 5 महीने बाद हो, इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो आखिरी पॉइंट है हमारे पास टेंडर के अंदर, वो है मटीरियलिटी का। मटीरियलिटी का पॉइंट है। अब मटीरियलिटी क्या कहता है वो ध्यान देना। कई बार मटीरियलिटी में भी हम गलत समझ बैठते हैं, इसलिए मटीरियलिटी का भी मतलब आपको यहां समझना है। मटीरियलिटी मटीरियलिटी को स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि वो आइटम जिसका इग्नोरेंस आपने कर दिया, जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो जाए। मतलब ऑल दोज आइटम आर मटीरियल, all those items are material ignorance of which affects the decision of user। यानी वो सारे आइटम मटेरियल आइटम हैं जिसका इग्नोरेंस यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करता है। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ अमाउंट बड़ा हो गया तो मटेरियल होगा और अमाउंट छोटा हो गया तो मटेरियल नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मटेरियल आइटम shall be evaluated based on nature and amounts। नेचर एंड अमाउंट्स, अमाउंट और नेचर दोनों के बेसिस पे मटीरियलिटी को जज करना पड़ेगा। सिर्फ अमाउंट के बेसिस पे ही मटीरियलिटी जज नहीं होता। अगर कोई कॉमर्शियल जनरल ट्रांजैक्शन है तो वहां पे अमाउंट मटीरियलिटी का बेस है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल या इलीगल ट्रांजैक्शन है तो वहां पे नेचर ही मटीरियलिटी का बेस है। इसके एप्लीकेशन को समझिए। एप्लीकेशन 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 based on amount, based on amount, based on amount, based on nature। अमाउंट के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड दैट एन अमाउंट इक्वल टू और मोर देन रुपीज 1 लाख इज मटीरियल। मतलब कोई भी अमाउंट इवेंट
अगर 1 लाख या उससे ज्यादा का है तो वो मटेरियल है। इसका मतलब हुआ इट मीन्स एन अमाउंट ऑफ लेस देन 1 लाख is not material and shall not be disclosed separately। अगर कोई एंटिटी ये डिसाइड करती है कि 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट मटेरियल नहीं होगा, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट मटेरियल नहीं होगा, तो उस एंटिटी को 1 लाख से कम के अमाउंट को अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर कोई कंपनी ये कहती कि 1 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट मटेरियल होगा, तो 1 लाख से कम के अमाउंट मटेरियल नहीं है और उनको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जनरल कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होगा। अगर कोई इस तरीके का ट्रांजैक्शन है जिसका नेचर किसी कानून का वायोलेशन हो या कोई एक्सेप्शनल टाइप आइटम हो, तो वो 1 लाख से कम का भी हो तब भी उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। मतलब ABC Limited has to pay rupees 5,000 for default under income tax law। इनकम टैक्स कानून के अंदर ABC लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया और इसलिए ABC लिमिटेड को 5,000 रुपए की पेनल्टी पड़ गई। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि 1 लाख से नीचे वाला आइटम डिस्क्लोज नहीं होगा तो ये पेनल्टी को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इज नीडेड, डिस्क्लोजर इज नीडेड because of nature of transaction, because of nature of transaction, ट्रांजैक्शन के नेचर की वजह से डिस्क्लोजर नीडेड है। यानी ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो इस तरीके का है कि भले ही वो 1 लाख से कम का है लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने जिन चीज़ों को पहले पढ़ा या सुना था, सिर्फ वो उतना ही नहीं था, ये आपको पिछले 1.5 घंटे के डिस्कशन में पता लगा होगा। उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए स्टैंडर्ड को डेप्थ में पढ़ने की जरूरत थी। और ये स्टैंडर्ड अब खत्म होने वाला है। इसमें सिर्फ एक आखिरी पॉइंट है डिस्क्लोजर का, कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज के स्टैंडर्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या होंगे। तो हमारे पास रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं। अब ये आ गया पॉइंट नंबर 3 में, डिस्क्लोजर्स। वैसे तो स्टैंडर्ड के साथ साथ ही ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था और अब भी, कि क्वेश्चन के ऊपर हम अलग से एक शॉर्ट समरी लेके आएंगे हर स्टैंडर्ड पे 10 से 15 मिनट का, जहां पे हर क्वेश्चन आपको समरी के थ्रू ही समझाया जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट, डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स, all accounting policies shall be disclosed
एट वन प्लेस, मतलब जितनी भी चीज़ों की अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे वो वन बाय वन इकट्ठा लिखोगे, अलग अलग नहीं लिखना। चाहे इन्वेंट्री के हों, चाहे फिक्सेड्स के हों, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के हों, किसी के भी हों, सारी पॉलिसीज एक जगह इकट्ठा करनी है। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इजम्पशन, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इजम्पशन is not followed, then fact shall be disclosed. अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपने फॉलो नहीं किया तो आप फैक्ट डिस्क्लोज करोगे और नहीं फॉलो करने का फाइनेंशियल इंपैक्ट भी डिस्क्लोज करोगे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंपैक्ट। मतलब अगर आप किसी भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं करते तो आपको उसके फैक्ट्स का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्यों नहीं फॉलो किया वो केस स्टडी के अंदर बताना पड़ेगा, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ा वो इंपैक्ट भी बताना पड़ेगा। तो ये वीडियो भी यूट्यूब पे अब डलेगी और आपसे इस चीज़ की गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको इस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें। मुझे उम्मीद है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इस तरीके से डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ेंगे, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी जो आगे नोटिफिकेशंस या फिर और वीडियो डाली जाएंगी वो आपको अपने आप ही रिसीव होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।